जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 रात 4 बजे 6 मार्च हिंदी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो को आप यदि शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार हिंदी में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में इस बार टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है बच्चों। एंड जो क्वेश्चन है इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, आदिकाल की समय सीमा है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ, सन 993 से सन 1318 तक। सेकंड क्वेश्चन है, रैदास कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 7, संत काव्यधारा के। तीसरा क्वेश्चन, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है। तो इस परिभाषा को दिया है ऑप्शन नंबर 7, आचार्य विश्वनाथ ने। चौथा क्वेश्चन, एकांकी में अंक होता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ, 1 अंक होता है। पांचवा प्रश्न है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्रत्यय कहलाते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा, 2 घंटे का समय लगता था। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो पहले का आंसर हो जाएगा तुलसीदास। दूसरा है, छंद के 2 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। चौथा क्वेश्चन, नाना साहब की पुत्री मैया को अपने साथियों से बहुत लगाव था। पांचवा प्रश्न, कमाई में प्रत्यय आई है। छठवां क्वेश्चन, मेरे नाना पक्के साहेब माने जाते हैं। और 7 नंबर करना है, रीढ़ की हड्डी नमक एकांकी में कुल 6 पात्र माने गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि खाली स्थान था। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरी साइड है बा। पहला क्वेश्चन देखिए, कबीरदास। इसका आंसर हो जाएगा बाह, आडंबरों का विरोध। दूसरा है बच्चों दोहा। तो दोहा एक मातृक छंद होता है। झूरी के साले का नाम गया था। अगला है चौथा, प्रेमचंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में जन्म हुआ था। पांचवा है, ग्राम का तद्भव शब्द लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गांव। और छठवां है बच्चों, मर्दुल्ला का घर का जन्म कोलकाता में हुआ था। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसका, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है। सेकंड क्वेश्चन है, मेघ के आगमन की सूचना देने आने आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रहा था। तो इसका आंसर होगा तेज हवा चल रही थी। तीसरा क्वेश्चन है, चरण सरोज पखारन लगा में कौन सा अलंकार है। इसका आंसर करेंगे रूपक अलंकार है। चौथा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामचरितमानस। पांचवा प्रश्न, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद है हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यास। छठवां क्वेश्चन है, ही भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं। तो निपात शब्द कहलाते हैं। और 7वां नंबर है, माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माटा खान से। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो था वो एक वाक्य में उत्तर, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5वां है हमारे सामने, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला दिया गया है, सूर सागर भक्तिकाल की रचना है। तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, कविता का आंतरिक रूप लय है। तो ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी। तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। चौथा है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसका आंसर करेंगे सत्य। पांचवा देखिए, छक्का छुड़ाने मुहावरे का अर्थ होता है हरा देना। तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। छठवां है, लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी। तो ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां भी यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए बच्चों, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। 13 बच्चों इसका आंसर यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 6। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, प्रारंभिक मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए बच्चों, कबीर रसखान के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लिखेंगे 7वें का आंसर, कबीर रसखान के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, रसखान के लेखन में कोई आडंबर नहीं था। दूसरा पॉइंट, रसखान की भाषा सरल, सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना कंप्लीट।
अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8वां है, कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे 8वें का आंसर लिखेंगे, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलाप, इस भव सागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नजदीक आ रही है। तो यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट अपना। अगला देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 10 है, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, काव्य की सबसे पहले परिभाषा, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए, इसका अथवा दिया गया है। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का अथवा। छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद के दो प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा भी अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12, गद्य की प्रमुख विधाएं निम्न हैं, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण आदि। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रेमचंद्र के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, प्रेमचंद के साहित्य की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। सेकंड, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 14 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची ही थी। यह देखने के लिए कि कोई कैद पशुओं में से भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा क्यों नहीं सीख पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का राइट आंसर, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी भाषाओं का कोई भी माहौल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समास के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, समास के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, 17 नंबर है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, यह घोषणा ऐलान कर रही थी। तो हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 17 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले संदर्भ प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले आपको लिख देना बच्चों संकेत, ऊंचे कुल का डैश डैश करके निंदा सोई। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित करने को कहा गया है। व्याख्या में लिखेंगे बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने से ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके कार्य महान न हो। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि सोने के घड़े में शराब भरी है तो भी सज्जन व्यक्ति उसकी हमेशा निंदा करेंगे, अर्थात सोने के पात्र में शराब होने पर सब उससे घृणा करते हैं। इसी तरह उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है। आपको लास्ट में लिखना विशेष, इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर अपना 18 कंप्लीट, जो कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या थी। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दोनों बैलों की कथा वाले पाठ का दिया गया है। संकेत में लिखेंगे दोनों बैलों का डैश डैश करके आंखें न उठाई। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। प्रसंग में लिखेंगे पहले बच्चों,
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आत्मसमर्पण और समर्थन की महत्वपूर्णता को साझा करता है। व्याख्या में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झोरी उन्हें फूल की एक छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी, पर उस पर मिला सूखा भूसा। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई थी और पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती थी। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। चांद की तरह आंखें भर ना उठाई अथवा टोपी 8 आने मिल जाती थी। विशेष में लिखेंगे बच्चों, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो डियर यहाँ पे होता है अपना क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर, पानी का महत्व। कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मनुष्य चांद से लेकर मंगल तक की सतह पर पानी तलाशने की कवायद में लगा हुआ है ताकि वहां जीवन की संभावनाओं तलाशी जा सके। लेकिन क्या धरती पर रहने वाले हम पानी के वास्तविक मूल्य को समझते हैं? कहते हैं कि पानी तो जितना पियो उतना ही कम है, लेकिन क्या यह पूरी बात सही है? जरूरत से ज़्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। आदि हर चीज़ की बुरी होती है और पानी भी कोई अपवाद नहीं है। पानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की तरह ही पोषण का कार्य करता है। इस प्रकार पानी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों पानी का महत्व। आप इसको फटाफट तैयार कर लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पहले बच्चों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं, अगले पेज पर इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति, इसका शीर्षक। दूसरा है लोकगीत किसका दर्पण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक जीवन का लोकगीत दर्पण होते हैं। तीसरा प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश के लिए बच्चों आपको लास्ट के 3 लाइन लिख देना है, वही उसका सारांश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हमें टीसी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र अपने स्कूल के प्राचार्य को लिखना है। तो ये भी आप लोगों से याद ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सारगार्भित निबंध लिखिए। रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। पहला पॉइंट विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा दिया गया पुस्तकालय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण और चौथा जीवन में खेलों का महत्व और पांचवा मेरी प्रिय पुस्तक। तो बच्चों आपको यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूरा निबंध कर लेना है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 पन्ने में लिख के आएंगे तभी आपको इसमें 4 में 4 नंबर मिलेंगे और आपके इस बार एग्जाम में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आगे बाकी जो सारे विषय हैं ना उसके भी असली क्वेश्चन पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के माध्यम से शेयर कर दीजिए। आपके स्कूल में जितने भी सारे ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर केवल हमारे चैनल पर मिलने वाला है। धन्यवाद।